भारत ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली और साथ ही वेस्टइंडीज के कब्जे में जो मैच था उसे उनके कब्जे से छीन लिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल ने 35 गेंदों की पारी में 3 चौके और 5 छक्के जड़े हैं। खास बात तो ये रही कि अक्षर पटेल ने मैच के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर शानदार अंदाज में फिनिश किया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त को बना लिया है। तो अक्षर पटेल के प्रहार से कहीं ना कहीं सीरीज पर कब्जा किया गया। जिस तरीके से अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है। भारत ने 2 विकेट से वेस्टइंडीज की टीम को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त को अपने नाम किया है। अय्यर और सैमसन की साझेदारी की बात करते हैं तो उन्होंने 94 गेंद का सामना किया, 99 रनों की पारी खेली है, यानी कि 99 रनों की दोनों के बीच साझेदारी रही। और इस मैच में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो था अक्षर पटेल यानी कि बापू ने। उन्होंने एक शानदार पारी खेली है। भारत ने दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है, 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया है और साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। भारत के लिए अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा है और साथ ही संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की है। हुड्डा और अक्षर पटेल की साझेदारी की बात करते हैं तो 51 गेंदों का इन्होंने सामना किया था, 33 गेंद 51 रन, एक शानदार पारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 80 रन के आसपास टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की और मैच को अपने नाम किया। बड़ी जीत, अंतिम ओवर में 100 रन की दरकार थी और अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी की है, धमाकेदार पारी खेली है और हिंदुस्तान के नाम जीत हासिल हुई है। आज इन्हीं सबको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हुड्डा और अक्षर की साझेदारी हुई है, बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है। तो पहले मैच की बात करते हैं तो टीम इंडिया ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, टीम इंडिया को स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन उसके बाद जो मध्यक्रम के बल्लेबाज थे वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। लेकिन दूसरे मैच में टीम इंडिया के सामने एक चुनौती थी कि आप किस तरीके से मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी कर पाते हैं। आज इन्हीं सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पटेल के प्रहार से वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, धर्मेंद्र जी जो कि एक खेल पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जीत, अंतिम ओवर में 100 रन की दरकार थी सर, और अक्षर पटेल की धमाकेदार पारी और हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत, क्या कहना चाहेंगे सर आप? एब्सोल्युटली, देखिए पूरा देश इस्तकबाल कर रहा है इस तरीके की पारी का। और सबसे खास बात यह है कि जब बेंच स्ट्रेंथ बैठा रहता है उसको मौका मिलता है कि आज निखरने का मौका है, तो फिर वो बिखरते नहीं हैं। जाडेजा अवेलेबल नहीं थे और उस मौके को पूरी तरीके से तस्लीम किया था बापू ने। और उनके आप शॉट्स देखें, ऐसा लग रहा था कि वे लप्पे नहीं मार रहे हैं, ये प्रॉपर बैट्समैन एक बैटर हैं और उसी तरीके से शॉट्स ले। आपको अलजारी जोसेफ का एक सीधा बॉल जरूर याद होगा जो उन्होंने एकदम सीधे एल्बो से सिर के ऊपर से छक्का लगाया। तो वो शॉट सारी कहानी बयां करता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक गेंदबाज नहीं है, ये एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर भविष्य में जाके साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली जो लो डाउन दी ऑर्डर की जो हम योगदान की बात करते थे, आप 90 का दशक याद करें, हम टोटली बेस्ड रहते थे फर्स्ट 3-4 के ऊपर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली। और उसके बाद जब ये ऐसे खिलाड़ी आउट होते थे, साझेदारी बनी या नहीं बनी, तो फिर पूरी टीम बिखर जाती थी। 50 ओवर में पता चल रहा है कि हम 190 या 220 रन बना रहे हैं। लेकिन जब से फिर युवराज सिंह, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी का आगमन हुआ, उसके बाद से पूरी कहानी पलट गई है और इरफान पठान तक हमारे पास बल्लेबाजी हुआ करती थी। तो आई थिंक यस, उसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। आपको मिशन मेलबर्न ज़रूर याद होगा, तो इनका एक जो बॉल सीधा जाता है, तेज होता है, थोड़ा सा बाउंस भी करता है, तो ये गेंद के साथ और बल्ले के साथ दोनों के साथ कमाल कर सकते हैं। जी सर, अगर अक्षर पटेल की बात करते हैं तो अक्षर पटेल ने अपनी पारी के दौरान 5 छक्के और 3 चौके मारे। इससे ये दिखता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से हिटिंग कर पाते हैं और साथ ही एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह से उन्होंने एक बल्लेबाजी की थी। जी बिल्कुल, देखिए प्रॉपर बल्लेबाजी की आप बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किन परिस्थितियों में खेल रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये है कि आप प्रेशर सिचुएशन में गए,
शुरुआत हालांकि सधी हुई थी, उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप बनी, बीच में विकेट्स जल्दी जल्दी गिरे और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि 10 ओवर में 100 रन, यार अब ये मुकाबला भारत के मुफीद रहा नहीं। लेकिन वहीं से जो 27 गेंद में 50 रन उन्होंने किए, वहीं पर लग गया था कि ये मुकाबला भारत कहीं से भी हारने वाली नहीं है। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि प्रेशर को किस तरीके से आप कंट्रोल करते, वो जो नर्व्स से आपने कितने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किए। चेहरे पे एक शिकन नहीं है, लग रहा था कि कुछ भी हो ये मुकाबला आज मैं निकाल कर रहूँगा। संजू सैमसन का भी भरपूर साथ मिला, 33 रनों की। दीपक हुड्डा की भी जो पारी थी वो भी बहुत योगदान दिया उन्होंने, बहुत ही कमाल की थी। फिर वो साझेदारियों का गेम है, क्रिकेट मोमेंटम का गेम है, और जब मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट हुआ तो फिर विंडीज गेंदबाज कहीं भी आसपास नहीं दिखे। जी सर, टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद भी टीम इंडिया ने शानदार जीत अपने नाम की है। ये कहा जा सकता है कि अगर टीम इंडिया के 5, 6 और 7 नंबर के बल्लेबाज रन बनाते हैं तो टीम इंडिया जीत जाती है। यानी कि अगर हमारे जो ओपनर्स की बात करते हैं, शिखर धवन पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया ने एक बड़े मुकाबले में बड़ी जीत को अपने नाम किया है सर। एब्सोल्युटली, देखिए आप किसी भी टीम का आप उदाहरण ले लीजिए, अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है मध्यक्रम के ऊपर, और मध्यक्रम अगर नहीं चल रहा है तो कम से कम ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस तो जरूर आने चाहिए कि आप एक लड़ने वाला स्कोर बनाएं। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये चलना चाहिए कि किस तरीके से आप पहले पावर प्ले में दबाव बनाने की कोशिश करें। जल्दी विकेट्स निकालते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर दूसरी टीम के ऊपर दबाव होता है, और विपक्षी टीम फिर कैसे उस माइंडसेट को खेलती है वो देखने वाली बात होती है। तो कप्तानी का भी उसमें एक बहुत अहम रोल है। लेकिन बिल्कुल मज़ा आया देखकर कि किस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में जाकर अक्षर पटेल ने क्या कमाल की पारी खेली। टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ, उसके बावजूद भी तनिक मात्र भी वो परेशान नहीं हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखें, वेस्ट इंडीज़ पूरी क्षमता के साथ खेल रहा है। जी सर। जब हम वेस्ट इंडीज़ गए थे तो हमें लग रहा था कि यार बिल्कुल केक वॉक है, जैसे ही जाएंगे हम तीनों मैच यूं जीत लेंगे, लेकिन वो यूं हुआ नहीं, क्योंकि उसके कारण थे। वेस्ट इंडीज़ ज़रूर 2 सीरीज़ पिछले मुकाबले में हारा, फिर 3-0 से बांग्लादेश ने उनको पटकनी थी, तो हमें लग रहा था कि बड़ा आसान होगा। लेकिन विंडीज़ की आपको तारीफ करनी होगी, 300 प्लस उन्होंने स्कोर किए पहले चेज करते हुए। उसके बाद कल उन्होंने जिस तरीके से 300 का स्कोर बनाया, तो विंडीज़ अब मुझे लग रहा है कि टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब डिपेंड करता है कि आप विपक्ष की जो नब्ज है उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। एक अच्छा कप्तान वही है जो दुश्मन की चाल से 10 कदम आगे चलकर सोचे। तो यही चीजें हुई हैं। जी जी सर। तो सर ऑलराउंडर की बात करते हैं टीम इंडिया की। पहले हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और अब बापू यानी कि अक्षर पटेल। क्योंकि पहले हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं हुआ करता था, हमें बस यही लगता था कि जो हमारे नंबर 5 तक जो बल्लेबाज हैं, यानी कि जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं, अगर वो रन बनाते हैं तो हमारी जो बल्लेबाजी है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन जब से हार्दिक पांड्या आए हैं, रविंद्र जडेजा आए हैं, अक्षर पटेल आए हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा नाम दीपक हुड्डा, आप उन्हें ऑलराउंडर की तरह भी सर आप उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल 9 ओवर गेंदबाजी की है, 1 विकेट को अपने नाम किया, और साथ ही साथ उनकी जो बॉल थी उनमें मतलब लग रहा था कि एक एज ए प्रॉपर बॉलर की तरह बॉल डाल रहे हैं सर वो। आप देखिए, मुश्ताक अली ट्रॉफी जब हुई थी तो मेरे इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया, 7-8-10 मिनट तकरीबन हमारी बात भी हुई। और जब ये खेल रहे थे मुकाबले में तो वहाँ पर बहुत सारे रन नहीं थे और आसानी से जाकर रन्स कर लिए थे यूसुफ पठान और दीपक हुड्डा ने। तो फिर मैंने उनको यही पूछा कि आप किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, चूँकि आप एक बैट्समैन हैं, आप अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, आला दर्जे के क्षेत्ररक्षक भी हैं, तो तीनों आयामों में अगर आप अपने आप को फिट करते हैं, तत्कालीन जो समय है करंट, उसमें यही है कि आप केवल बैट्समैन हैं तो बात नहीं बनेगी, आप खाली बॉलर हैं तो शायद बात नहीं बनेगी, और अगर आप उत्कृष्ट फील्डर नहीं हैं तो बात तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से फील्डिंग के आयाम सेट किए हैं वो खुद भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो डेफिनेटली सारे खिलाड़ियों ने अपने आप को उसी तरीके से ढाला है। फिटनेस बहुत अच्छी है, लड़ने का जज्बा बहुत ही कमाल का है, और फिर घुटने टेकने वाली जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं रही। तो ये इस खिलाड़ी ने उस पर काम किया है। हमने आयरलैंड में देखा, नंबर 3 पे इनको बल्लेबाजी का मौका मिला, विध्वंसक बल्लेबाजी करी, आगे बढ़ के जो छक्के उन्होंने लगाए, तो इनका जो बैकलिफ्ट है वो बहुत कमाल का है। थोड़ा सा शॉर्ट प्लेन गेंद है तो उसको वो सीधा भी खेल सकते हैं, थोड़ा सा पैर अगर घुमाएंगे तो उसको काउ कॉर्नर यानी मिड विकेट और डीप वाइडिश मिड ऑन के ऊपर भी वो छक्का लगा सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट प्लेन गेंद जो मुंह की तरफ आता है उसको घूमकर वो स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर भी छक्का लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास एक गेंद को, शॉर्ट प्लेन गेंद जो आ रही हो, उसको खेलने के पास कितना समय और कितने मुख्तलिफ शॉट्स आप खेल सकते हैं। तो डेफिनेटली वो उन्होंने करके दिखाया। और ऑलराउंडर की आप बात कर रहे थे तो देखिए, एक दौर था कपिल पाजी को हमने एज एन ऑलराउंडर देखा, विश्व कप उन्होंने जिताया, वो पारी नहीं आती तो शायद वो ऑलराउंडर जैसी परिभाषा भी क्रिकेट विश्व को नहीं मिलती। तो आगे जाकर उसको कैरी फॉरवर्ड आप किस तरीके से कर सकते हैं। इरफान पठान को हमने देखा, गेंदबाज थे मूलतः, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते थे, फिर हम उनको एज एन ऑलराउंडर देखने लग गए। यूसुफ पठान की वापसी हुई, सुरेश रैना, ऑफकोर्स आपको 4-5 ओवर चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जो यूटिलाइज़ किया, गेंद भी डाली, बल्ले से भी कमाल दिखाया। युवराज सिंह, आप इनको भी नहीं भूल सकते। तो युवराज सिंह, सुरेश रैना और एक खिलाड़ी का MS धोनी, आप इनको 3 को ले लें तो वो दौर जब खत्म
खत्म हुआ अब जब से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो एक वो नई खेप में आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, उसमें आप इनका नाम भी शुमार कर दीजिए, दीपक हुड्डा को भी ले लीजिए, कहीं से कहीं भी कमी नहीं आने वाली। जी सर, वैसे तो वेस्ट इंडीज की टीम को कमजोर माना जा रहा था, क्योंकि हमने इससे भी पहले आपसे चर्चा की थी, तो आप ही ने कहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम बेहद ही कमजोर है, कोई भी दबाव नहीं रहने वाला है, प्रेशर वाली कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने दोनों ही मैचों में शानदार खेला है, लाजवाब खेला है, टीम इंडिया को ये दिखाया कि अगर आप अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो हो सकता है आप मैच हार सकते हैं, और यही टीम इंडिया ने करके दिखाया। चलिए ठीक है, पहले अगर मुकाबले की बात करते हैं तो हमारे गेंदबाजों ने मैच जीता है, लेकिन दूसरे मुकाबले की बात करते हैं तो जिस तरीके से बापू ने बल्लेबाजी की थी, इसका मतलब यही था कि जो वो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो भी काफी हद तक मजबूत है सर। देखिए बिल्कुल, आप अगर वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का दौरा याद करेंगे वेस्ट इंडीज़, तो उनको नींद नहीं आएगी रात भर, और ऑफकोर्स आई भी नहीं होगी जब उन्हें पता है कि भारत जैसी टीम आ रही है। और उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें आपके जो रेगुलर प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। देयर इज़ नो रोहित शर्मा, नो विराट कोहली, देयर इज़ नो हार्दिक पांड्या, ऑफकोर्स देयर इज़ नो भुवनेश्वर कुमार, एंड ऑफकोर्स स्पीडस्टर हमारे खासतौर से बुमराह साहब वो भी नहीं है। तो उनके पास मौका था कि जब ये खिलाड़ी नहीं है तो एक दूसरी जो बेंच है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ जाकर भिड़ंत करेगी, और फिर उनके पास मौका है कि वो अच्छी तरीके से उसको निगोशिएट करें। सुधार थोड़ा सा दिखा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखी। 15 ओवर में तकरीबन 90-100 के आसपास वो थे। पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और पार्टनरशिप के सहारे फिर थोड़ा सा ठहराव भी ज़रूर दिखा। कल के मैच की आप बात कर लीजिए, 2 पार्टनरशिप्स बहुत ही, एक तो तीसरे विकेट के लिए जब शे होप खेल रहे थे, उसके बाद फिर निकोलस पूरन आए। निकोलस पूरन ने मध्य क्रम में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, बड़े छक्के लगाए, युजवेंद्र चहल को उनको सेटल डाउन नहीं होने दिया। और कमी देखिए कहाँ हुई, वो आप एक तस्करा अगर आप करेंगे भारतीय बल्लेबाजी, गेंदबाजी प्लस वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजी और बल्लेबाजी, जब वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाजी कर रहा था, भारत गेंदबाजी कर रहा था, तो फिर ये देखने की ज़रूरत थी कि पावर प्ले में 25 से 30 रन आपने कम किए, वो कमाल की गेंदबाजी थी। आपने रन्स नहीं दिए, चलिए विकेट नहीं गिरा, दैट इज अनदर थिंग। विकेट नहीं गिरा तो क्या करें, आप सीधा फुल टॉस दे डालें, या फिर आपके कंधे झुक जाएं, हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, नहीं, प्लान बी यू हैव टू कीप रेडी। तो वो प्लान बी काम आया कि आप रन्स नहीं देंगे, 38 सर्किल में आप 4 क्लोजअप फील्डर लगा के रखें, एक मिड ऑफ को रख दीजिए, एक मिड ऑन को रख दीजिए पीछे, या फिर थर्ड मैन को आप अंदर कर लीजिए, या फाइन लेग को अंदर कर लीजिए पावर प्ले के हिसाब से। तो फिर आपको उसी के मुफ्ती गेंदबाजी करनी है। कप्तान की भी तारीफ करनी होगी कि उसी तरीके की गेंदबाजी हुई। तो डेथ ओवर्स में जो 25-30 रन पुल बैक हुए, वहां से मानसिकता का खेल शुरू होता है कि काश 303 होते तो भारत यहां पर मुकाबला हार गया था। आपको देख लीजिए, और यहां पर वो जो रन उन्होंने खींचे वो काम है। अब वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी की तरफ चलते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, मध्य क्रम को भी उन्होंने चरमराया, लेकिन जब वो डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में गए, 10 रन प्रति ओवर बनाना प्रेशर सिचुएशन में, इट्स नॉट द ईजी थिंग, and which has been done by the Indian batsman, that is absolutely phenomenal। उसका रीज़न ही यही था कि गेंदबाजी खराब, आप यॉर्कर मारे जा रहे हैं, कमर्स की तरफ जा रहे हैं। संजू सैमसन के 2-3 चौके आपने देखे होंगे, बिल्कुल शानदार उन्होंने ग्लाउंस किया, और विकेट के पीछे उनको 4 मिले। तो फिर आप एक फील्डर रखिए, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको एक फील्डर जरूर वहाँ पर रखना चाहिए ताकि वो सिंगल बने, 4 में ना जाए। तो जो बाउंड्री स्ट्रोक आता है तो स्ट्राइक रेट नीचे की तरफ गिरता है, बॉलर हताश होता है, और फिर जैसे ही जैसे आप टारगेट के क्लोज जाते हैं, फिर उम्मीदें विपक्षी टीम की पूरी तरीके से छूट जाती है मुकाबला खेलने के। जी सर, शुभमन गिल की से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा किस तरीके से वो आउट हो रहे थे, नीचे गए थे और पीछे बॉल को मारने की कोशिश की जा रही, लेकिन जो बॉल थी वो बॉलर के हाथ में चली जाती है। तो ऐसे मतलब क्या कहें, लापरवाही कहें, या फिर मतलब युवा हैं, जोश है, तेजी से रन बनाना चाह रहे थे? देखिए, फटाफट क्रिकेट का बहुत असर है। आप चाहते हैं कि जिस भी तरीके से बॉल आए आप स्कोर करें। उन्होंने पहले T20 माफ कीजिए ओडीआई में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, अर्धशतक जड़ा था, वहाँ भी वो रनआउट हुए, वो एकदम शतक दिख रहा था जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। तो आप ऋषभ पंत को ले आइए, तो शिकायत तो हमें उनसे यही है ना कि आप 2-4 शॉट्स खेलते हैं, आप देखते नहीं कि बॉल पहला है और आपने हवा में खेल दिया और आप आउट हो गए, लेकिन फिर वो शतक लगा देते तो फिर हम उनकी तारीफ के गुण गाने लगते हैं। तो फिर बात वही है कि ये बेखौफ क्रिकेटर हैं, इनको परवाह नहीं है, इनको मालूम है कि किस तरीके से खेलना है, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, ये वाला सिस्टम नहीं है। आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आपको एक शुरुआत मिली, आप दबाव डालने की कोशिश करें, तो ऐसे समय पे ज़रूर थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। और बहुत युवा करियर अभी, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखा भी है, और यही शुभमन गिल आगे हमारे लिए बहुत कमाल का काम करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। तो इतना दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि वो जो शॉट गैप में गिरता तो 4 रन जाते, हवा में गया तो सीधा फील्डर को खोज लिया, तो दैट्स फाइन, चलता है। सर, अगर हम टीम इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे बल्लेबाज थे उनको स्टार्टअप अच्छा मिला था, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अगर हम बात करते हैं बापू ने तो अच्छा ही किया था, लेकिन अय्यर की बात करें, यहाँ पर संजू सैमसन की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करते हैं, तो इनको स्टार्टअप अच्छा मिला था, लेकिन इनको जो फिनिश करने की जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं ये फिनिश नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल मैं भी निराश हूँ, क्योंकि आपको जब एक अच्छी शुरुआत मिलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैच को फिनिश करके आएँ।
हालांकि 20-25 एक दिवसीय मुकाबले श्रेयस अय्यर ने खेले हैं, और बाकी आप अन्य खिलाड़ियों को देखें शिखर धवन के अलावा तो वो 2-4-5 ही ओडीआईज हैं, तो वो एक टेलीफोन नंबर की तरह नज़र आता है। तो मतलब कहने का ये है कि उनके पास उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट इतना खेलते हैं, प्रेशर सिचुएशन में आपने कई बार अपनी टीम को मैच जिताया है, जीत दिलाई है, तो जहाँ पर आप खड़े हैं फिर वो मायने नहीं रखता कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है या इंटरनेशनल क्रिकेट है। क्रिकेट क्रिकेट है, आपको उसको उसी तरीके से लेके जाना पड़ेगा। तो यस, शुरुआत मिले तो आपको उसको डेफिनेटली लंबे स्कोर तक ले जाने की ज़रूरत है। आप खड़े रहें, कोशिश करें, जस्ट लाइक शे होप। आप शे होप को देखें, उनकी कितनी आलोचना हो रही थी कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप टीम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 131-33 गेंदों में 111-12 रन उन्होंने किए, लेकिन आप उसका फ़ायदा देखें, वो खड़े रहे तो मेयर्स के साथ एक साझेदारी हुई, ब्रुक्स के साथ एक साझेदारी हुई, ब्रेंडन किंग जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन आए, ऑल डाउन दी ऑर्डर शेयर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी। तो खड़े रहने से फ़र्क पड़ता है कि सेट बैट्समैन अगर वहाँ पर है तो फिर ही अलाउ अदर बैट्समैन टू गो फॉर बिग शॉट्स, और निकोलस पूरन ने यही किया। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है कि आप किस खिलाड़ी के साथ खड़े होकर साझेदारी बना रहे हैं। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मुकाबला चल रहा था, वहाँ पर डोनाल्ड पूरे रंग में गेंदबाजी कर रहे थे और छक्का मारा था तेंदुलकर ने, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं थी कि चलिए बड़ा खिलाड़ी है और इस तरीके से खेलती है। लेकिन स्ट्राइक चेंज हुआ, दूसरे ओवर में राहुल द्रविड़ ने छक्का मार दिया तो उनको गुस्सा आ गया कि आपने कैसे मारा, ईगो पे बात आ गई। तो दैट डिपेंड्स कि आप ऐसा कर सकते, तो वो आपको करते करते ही आएगा। एक बहुत ही मकबूल शेर किसी ने कहा है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं देखो उतना मीठा जल मिलता है, और जीवन के इस कठिन प्रश्न का जीवन से ही मिलता है। तो वो हल उनको ऐसे ही मिलेगा, खेलते जाएंगे, एक्सपीरियंस होता जाएगा, मजा आएगा, सीखते जाएंगे। सर वैसे तो इस टीम को बी कहा जाता है, लेकिन जो इन्होंने खेल दिखाया था कल वो A+ था। बी टीम हमें से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस टीम ने इतना A+ गेम दिखाया था। यानी इतनी अगर मैं सीनियर टीम भी होती तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी इतना अच्छा ना कर पाते। प्रिसाइसली, देखिए आपके पास टीम वो नहीं है, वो खिलाड़ी आराम कर रहे हैं। चूंकि मिशेल बेनवर्ड की तरफ हमारा ध्यान है, 5 T20 मैचेस जब होंगे इस आखिरी वनडे के बाद तो सारे खिलाड़ी आपको वहाँ पर दिखेंगे। तो निर्भर करता है कि जो मौका आपको मिल रहा है वो आपको हाथ से नहीं जाने दें। इतना प्रिपेयर हैं खिलाड़ी, इतना खेल रहे हैं, तो जब आप निक में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते रहते हैं, तो आपको मालूम है कि आपका काम क्या है। अब बारी आई थी अक्षर पटेल की एज ए बैटर, एज ए बैट्समैन, उन्होंने वो काम करके आपको दिया, और 64-65 रन जो उन्होंने बनाए हैं, जो छक्के उन्होंने लगाए हैं, एब्सोल्युटली वो ऐसा लग रहा था कि ये गेंदबाजी नहीं है, ये प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं। और ऐसा ही काम श्रेयस अय्यर ने किया। सूर्या ज़रूर दोनों मुकाबलों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन वो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, कभी भी उनसे आप रन्स देख सकते हैं, डजंट मैटर। दीपक हुड्डा इसके मास के प्लेयर हैं कि आप उनसे कभी भी गेंदबाजी करवा लीजिए, कभी भी बल्लेबाजी करवा लीजिए, प्रेशर सिचुएशन में आपको खेलना आना चाहिए। ये हमारे खिलाड़ियों ने प्रूव किया, और आई थिंक ये इंडिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी बड़े खिलाड़ी आएंगे तो फिर ये माथापच्ची का सबब शुरू हो जाएगी कि आप किसको रखें किसको नहीं रखें। तो बहुत बेहतर है कि आप भीख मांगने से अच्छा है कि लोग आपके पास आए, सोचे कि यार ये प्लेयर इतना कमाल का है, मैं इसको क्यों ना रखूं। तब बात है, तो वो ऐसा परफॉर्मेंस है वो इन खिलाड़ियों ने करके दिखाया, उसमें कोई भी अवमानना की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रदर्शन इतना जोरदार है कि किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे कि ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आखिर क्यों नहीं होना। जी सर, अगर हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की है। अगर हम आज से पहले की बात करते हैं, 1 से 2 साल पहले की, मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज थे जो 10 ओवर में 80 दिए, कभी 85 दिए। लेकिन आज की बात करते हैं तो 10 ओवर में कभी 50 देते हैं, कभी 47 देते हैं। और जो डेथ ओवर की बात करना चाहें मुख्य तौर पर, तो उन्होंने पिछले मुकाबले में टीम इंडिया को मैच भी जिताया था। एब्सोल्युटली, देखिए मैं उसी की बात कर रहा था कि आप गेंदबाजी कितनी अच्छी करते हैं। मुकाबले में अंतर वही है, वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, अच्छी गेंदबाजी भी करी, अच्छी बल्लेबाजी भी करी, लेकिन अंत समय पे जाके वो जो डेथ ओवर्स का प्रेशर था वो पूरी तरीके से दिखा। आप यॉर्कर्स के लिए गए तो फुल टॉसेस हुए, वो छक्के में जाकर कन्वर्ट हुए। वही भारतीय गेंदबाजों ने एक स्पॉट पर गेंद डाली, आवेश खान को मैं थोड़ा सा बाहर रखूंगा, उनका डेब्यू था, प्रेशर था और वो महंगे भी साबित हुए। लेकिन उसके बाद सिराज ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, वो मेच्योरिटी ली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर बॉलर इसमें देखे गए और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। विकेट्स उनको भले ही नहीं मिले, लेकिन सटीक जगह पर बॉल डाली, एक प्रेशर बनाकर रखा, आसानी से रन्स नहीं दिए, स्लॉग ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करी। लास्ट बॉल पे ज़रूर 5वीं गेंद पे छक्का पड़ा था, उसको अगर आप छोड़ दें तो बहुत खामोश रखा होना, और उसी का अंतर जाकर फिर क्रिएट हुआ और भारत ने वो मुकाबला फिर जीता। सोचिए कि अगर ही 10-15 रन आगे होते, 2-3 छक्के उसमें पड़ जाते तो मुकाबला भारत वैसे भी हार गया। जी सर, साहब सेलेक्टर के सामने कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन को लेकर काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास बापू भी है, आपके पास जडेजा है, आपके पास हार्दिक पांड्या है। तो देखना होगा कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम में जगह देते हैं सर। आई थिंक अच्छी बात है आपके लिए, ये सकारात्मक परेशानी का सबब है। ये मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेंच है कि आपको खोजने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये प्लेयर आ जाए, ये होता, काश वो होता, काश ये होता। वो पक गए हैं खिलाड़ी, वो आपने उनको मौका दिया। इसीलिए ये सीरीज़ जो है वो हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या इन खिलाड़ियों में वो मादा है या नहीं,
यस वो प्रूव कर दिया उन लोगों की वो मादा है। तो आप अपने जो मेन खिलाड़ी उनके साथ तो जाएंगे, बैकअप में आप 5-7 खिलाड़ी इनको भी रख सकते हैं। किसी को खास इंजरी हो गई या कोई बात हो गई, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस एंड दोज चेंजेस विल हेल्प यू आउट दैट इज फॉर श्योर। जी सर, टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 12वीं सीरीज जीती है। इससे पहले पाकिस्तान के पास था ये रिकॉर्ड। तो सर कहीं ना कहीं एक अपनी बड़ी बात है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर हम टीम की बात करते हैं तो हमने अपनी 1-2 मैच की छोड़ दें तो हमने अपनी कभी भी मेन टीम को उनके खिलाफ ओडीआई में नहीं उतारा सर। देखिए आप 2000 का फेज़ याद करें और 2002, 3, 4, 5, 6 तक तो आप वेस्ट इंडीज से जीतने की बात तो छोड़ ही दीजिए। यस, इस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें थे, मार्विन डिलन थे, ब्रायन लारा थे और भी बड़े प्लेयर जो उनको रन्स करके देते थे और उनमें वो मानता था कि लड़ना है, खड़े रहना है और किसी तरीके से जीतना है। 2006 के बाद से जो बायलैटरल सीरीज़ हुई है, भारत ने उसमें बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है और वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ कहीं नहीं देखा, हमेशा आगे भारत ही रहा। तो फिर फ़र्क पड़ता है कि जो पिछली भिड़ंत आपकी हुई थी उसमें आप किस तरीके से सामने आए थे। नए नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें वो मादा है, उनमें वो काबिलियत जाग उठी है, प्रेशर को झेलने की ताकत आ गई है। तो फिर क्यों नहीं, तो फिर हम क्यों कहें कि नहीं भाई 2006 के पहले तो हम जीतते नहीं थे, अब हम जीतने लगे हैं। उसके रीजंस हैं, वो भी बहुत सकारात्मक रीजंस हैं। पाकिस्तान की आपने बात करी, यस पाकिस्तान का भी एक दौर था वाइट बॉल क्रिकेट में, शायद उन्होंने हमसे ज़्यादा मुकाबले जीते थे और भारतीय गेंदबाजी उतनी मुफीद नहीं होती थी। जहाँ पर वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, फिर शोएब अख्तर साहब का भी एक दौर आया और भी नए नए गेंदबाज उसमें जुड़ते चले गए। तो अब पाकिस्तान को इतराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत अब उससे आगे की तरफ निकल गया है। एक आधा और बायलैटरल सीरीज होगी तो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीय क्रिकेटर्स को जो हमको चाहिए था, सिलेक्टर्स को, पूरे देशवासियों को, वो उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरे हैं। जी सर, तीसरे वनडे में टीम इंडिया के पास बदलाव करने का एक अच्छा मौका है। जो आपके पास युवा खिलाड़ी हैं आप उनको खिला सकते हैं। हो सकता है आप इस मैच में अय्यर को बाहर बैठा दें क्योंकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अगर मैच हार भी जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जी कर सकते हैं आप। देखिए अर्शदीप सिंह को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आप उनको मौका ज़रूर दें। पिछले मुकाबले में एक चेंज के साथ आए थे, आवेश खान को इन किया था और प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने बाहर रखा था। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप शार्दुल ठाकुर को बाहर रखें। यस उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, मैं मानता हूं। आवेश को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छे गेंदबाज हैं, तेज़ गति से बॉल डालते हैं, वेरिएशंस भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्रश्न ज़रूरत है कि पहला मुकाबला खेल रहे हैं, वो उनके मुफीद नहीं गया। एक चांस उनको अवश्य मिले। शार्दुल ठाकुर से आप बोलें कि आप बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, थोड़ा सा एक मुकाबला आप बैठ कर देखें। अर्शदीप को आप अंदर लेकर आएँ तो 3 मुख्य गेंदबाजों के साथ आप जा सकते हैं। युजवेंद्र चहल को भी आप बैठा सकते हैं। अगर हमारे पास रवि बिश्नोई है तो आप इनको लेकर आइए, अगर नहीं है तो फिर आप युजू के साथ जा सकते हैं। क्लीन स्वीप अगर आप करते हैं तो ये जो क्लीन स्वीप है वो ना केवल भारत को इस क्लीन स्वीप की फहरिस्त में जोड़ेगा बल्कि वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी देगा। आगे एशिया कप है, आगे वर्ल्ड कप है, इस तरीके के जो टूर्नामेंट वर्ल्ड क्लास होने वाले हैं, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स अगर आपको खेलने हैं तो वो आपको लय बरकरार रखनी होगी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं भारतीय सेलेक्टर्स के दिमाग में होगी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के दिमाग में होगी, टीम मैनेजमेंट के दिमाग में होगी। तो आप ये सर्टेन चेंजेस देख सकते हैं। आप गिल को बाहर रख के आप ऋतुराज गायकवाड़ को लेके आ सकते हैं। आप सैमसन को बाहर रख के आप ईशान किशन को भी आजमा सकते हैं। आखिरी मुकाबला है तो यस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। सीरीज आप जीत गए हैं, डरने की कोई बात नहीं। जी सर, वर्ल्ड कप को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर संजू सैमसन को स्क्वाड में रखा जाना चाहिए या फिर उनकी जगह ईशान किशन है, आपके पास पंत हैं, आपके पास केएल राहुल हैं? बड़ा मुश्किल है यार। देखो इसमें आप अगर मगर नहीं कर सकते, सब में काबिलियत भरी पड़ी है। चूँकि आप विश्व कप सरीके जैसा स्तरीय टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहाँ पर आपकी शान, आपकी इज्जत दाव पर लगी हुई है, तो हम चाहेंगे कि हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 वहाँ पर खेले। अब अगर आप बेस्ट की बात करते तो ऊपर से नीचे तक आप वही देख लीजिए कि रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, क्या केएल राहुल अगर वापसी करेंगे तो उनको ओपनिंग स्लॉट मिल सकता है, तो वो वहाँ पर भी फिट बैठते हैं। अगर आप ईशान को लेकर जा रहे हैं तो फिर आप नंबर 3 पर आप विराट कोहली को ले लीजिए जो कि यकीनन खेलेंगे। नंबर 4 पर आप सूर्य कुमार को ले सकते हैं या फिर ऋषभ पंत खेलेंगे। नंबर 5 पे सूर्या है, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या है, नंबर 7 पे फिर आपको देखना है कि यूजी चहल या दिनेश कार्तिक भी है सर आपके पास। मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। अभी मैं गेंदबाजों को देख रहा हूँ। अगर फिनिशर की हम बात करें तो फिर यस आपको दिनेश कार्तिक को भी रखना पड़ेगा। और रविंद्र जडेजा वहां पर है ऑफ कोर्स। यस तो फिर रविंद्र जडेजा और पर अक्षर पटेल में मैं समझता हूं कि जडेजा को ही तरजीह वहां पर मिलेगी। विदेशी मौकों पर जहां पर वो खेले हैं उसका उनको एक्सपीरियंस है तो उनको तरजीह मिलना तय है। लेकिन अगर वो फिट नहीं होते हैं तो फिर आप उनको रख सकते हैं, या युवी चहल के लिए कोई समस्या होती है तो आप अक्षर पटेल को रख सकते हैं। तो फिर एक स्पिन बॉलर, 3 फ्रंट लाइन आपके जो बॉलर हैं वो बुमराह हो सकते हैं, वो भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं, शामी भी हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं। तो ये 3 तो आपको डेफिनेटली खिलानी है। एक एक्स्ट्रा बॉलर आप देख सकते हैं युजवेंद्र चहल के रूप में, माफ कीजिए हार्दिक पांड्या के रूप में। एक स्पिन गेंदबाज में तो वो दीपक हुड्डा ने बहुत
प्रभावित किया। देखिए बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आपको 2 गेंद 3 ओवर डलवाने हैं तो इकोनॉमिकल भी बहुत है। ये कल 10 ओवर पूरे मुकम्मल डाले हैं, मत भूलिए, और बहुत जी। अच्छा उन्होंने भारत को वापसी दिलाई थी। पहला विकेट उन्होंने ही चटकाया था। तो ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के दिमाग में ज़रूर होंगी, और 15 सदस्यीय या 17-18 सदस्यीय दल जो हम लेकर जाएंगे वो बड़ा कमाल का होगा, और बेस्ट जो ऑप्शन उनको लगेगा वही हम विश्व कप में खेलता हुआ देखेंगे। अगर हम जो जडेजा की गेंदबाजी की बात करते हैं तो 4 ओवर में कभी उनसे 2 ओवर कराए जाते हैं, कभी उनसे 1 ओवर कराया जाता है, और जब वो 4 ओवर डालते हैं तो 4 ओवर में कभी 48 देते हैं, कभी 40 देते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनकी जगह दीपक हुड्डा को टीम में शामिल करें, क्योंकि आपको 2 से 3 ओवर ही अगर डलवाने हैं, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या भी हैं, आपके पास मोहम्मद सिराज भी हैं, आपके पास भुवनेश्वर कुमार भी हैं, बुमराह भी हैं, तो आपके पास गेंदबाज जो है वो प्रॉपर हैं। लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात करते हैं, अगर आप जडेजा को एज ए बैट्समैन ही टीम इंडिया में शामिल कर रहे हैं तो आप उनकी जगह दीपक हुड्डा को भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब प्रश्न उठता है कि आप जाडेजा को एज ए बैट्समैन ले रहे हैं या फिर उसको एज ए ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं। आपके पास युजी चहल हैं, आपके पास आई थिंक रविचंद्रन अश्विन भी अवेलेबल होंगे, आपके पास अक्षर पटेल भी हैं। तो यहाँ पर आप निर्भर करता है कि एक प्रॉपर बैट्समैन लेके आप एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिला रहे हैं तो वहाँ पर ये फिट बैठ सकते हैं, या फिर आपको एक खाली एक बॉलर चाहिए तो फिर आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो बॉलर और बैट्समैन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो दीपक हुड्डा पर उसमें बहुत फिट नजर आते हैं। यस, आपने बोला कि अभी रन्स थोड़े से लीक जरूर किए, वो डिपेंड करता है कि सामने बैट्समैन कौन सा है। अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो फिर उनके लिए ईजी हो जाता है कि स्लॉक स्वीप मारना या फिर डीप स्क्वायर लेग की तरफ उसको स्वीप करना, क्योंकि स्वीप शॉट एक ऐसा शॉट है जो किसी भी धुरंधर स्पिन गेंदबाज के लिए हर मर्ज की दवा हो जाता है। तो वो निर्भर करता है कि सामने बैट्समैन कौन है, कौन से समय पर उनको लाकर गेंद डलवानी चाहिए, या तो आप उनको पावर प्ले में देखें, अक्सर हम उनको देखते नहीं हैं पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए। तो वो निर्भर करता है कि किस टीम की विपक्ष विपरीत आप खेल रहे हैं, क्योंकि उनका बॉल जो गिर के स्टॉक बाहर की तरफ जाता है दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बड़े परेशान करता है। अब ऑस्ट्रेलिया में कितने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो फिर हम उसको विकल्प नहीं देखते हैं, फिर हम यूजी चहल को देखेंगे। लेफ्ट हैंड बॉल है, बड़ा ग्राउंड है, हवा में बॉल जा रहा है, आप कैच की बिल्कुल कोशिश कर सकते हो। तो फिर वो मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम विपक्षी सामने है, कितने बैट्समैन उनके पास राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उस हिसाब से फिर वो टीम का एक बैलेंस बनाकर देखते हैं। जी सर, सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ 100 मारा था, लेकिन 100 मारने के बाद उनके बल्ले से जरा भी रन नहीं आए। कभी 10 मारते हैं, कभी 15 मारते हैं, कभी 0 पे आउट हो जाते हैं। देखिए आलोचना की जरूरत नहीं है, उनके 2 आप डिसमिसल्स देखें तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा कम गति के गेंद है, उसको कट करने के लिए गया, इनर एज लगा और स्टंप्स पर बॉल लगा, ये होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो रिदम में नहीं है। आपने पिछला आईपीएल देखा होगा, 2 मुकाबले नहीं खेले थे, इंजरी में थे, उसके बाद से या तो फिर अर्धशतक पे उन्होंने अर्धशतक लगाए। तो ये खिलाड़ी आपके पास ऐसा है कि ये दक्षिण अफ्रीका का एबी डिविलियर्स है हमारे पास, 360 डिग्री ये कहीं भी खेल सकते हैं। ऑफ साइड की तरफ खिलवा लें, फाइन लेग की तरफ खिलवा लें, और ये तो क्या उन्होंने नटराज मुद्रा का एक शॉट ईजाद किया है, कमाली होगी, मास्टरी उनकी इसके ऊपर। तो वो ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है। होता है, सचिन तेंदुलकर भी कभी एक सीरीज में 2-3 मार दिए, उसके बाद फिर 25-30 किए, तो फिर एक उम्मीद बढ़ जाती है, एक हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि ये खिलाड़ी अगर ऐसा है तो हर बार हम उससे 100 ही देखें। नीरज चोपड़ा की कल बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो डे पर्टिकुलर कैसा है। हवा चल रही है विपरीत दिशा में, आपको उस भाले को फेंकना है, बैलेंस बनाकर रखना है, कठिन हो जाता है सर। बिल्कुल कठिन है, और फिर परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर उन्होंने 3 फाउल करने के बाद आपको रजत पलक दिलाया है तो फिर इसमें आपको और भी खुश होने की जरूरत है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा था और आखिरकार रजत है। तो डेफिनेटली फिर वही सूर्या के हाथ में है, और वही आई थिंक किसी भी बैट्समैन को आप बोल सकते हैं कि अगर वो 2-4 इनिंग्स में नहीं खेल पा रहा है तो वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो कभी भी वापसी कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने एक बड़ा मैच जीत लिया है अपने नाम। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।